आसमां से कह दो अपना कद ऊंचा कर ले, क्योंकि हमें उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से उड़ना है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला को, और इस श्रृंखला में हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण माने जाएंगे। हम प्रतिदिन 20 क्वेश्चन की श्रृंखला को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस श्रृंखला में जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम है आवर्त सारणी। और आज के इस सेशन में मैं आवर्त सारणी का पार्ट 5 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो हो जाइए तैयार, पढ़ते हैं हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को, क्योंकि अभी तक मैंने 80 क्वेश्चन आवर्त सारणी से आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, और इन सभी प्रश्नों में से एग्जाम्स में प्रश्न आना बिल्कुल संभावित होगा, क्योंकि टॉप 20 क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूं ऐसे प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए तो कल शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले आपके होमवर्क क्वेश्चन से। आप सभी के द्वारा होमवर्क का मुझे जवाब दिया गया था। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था होमवर्क में, यहां पूछा गया कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर आप सभी ने पढ़ा होगा, और इस नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, इस बात को आप सभी को समझाना है। यहां पर यूरेनियम आप लोग सोच रहे होंगे, पर यूरेनियम के 4 ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, अलग अलग प्रकार के समस्थानिक यूरेनियम से यहां पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम यहां पर दिया गया 235 और यूरेनियम 238। क्या पूछा गया है? यूरेनियम यहां पर दिया 235, 234, 233 और 238। अगर हम लोग यूरेनियम को देखें तो प्रिय विद्यार्थियों में बताना चाहूंगा यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। 92 होता है। यूरेनियम एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ माना जाता है, जिसे हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसके नाभिक में अपार मात्रा में ऊर्जा होती है, साथ ही साथ अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल इसके नाभिक के विखंडन के फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं, और अपार मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। तो यूरेनियम का कौन सा ऐसा समस्थानिक है जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, वो भी नाभिकीय रिएक्टर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम 235। इसका एक समस्थानिक होता है यूरेनियम 235, जिसका प्रयोग हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में करते हैं। आप सभी के द्वारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दिया गया था। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं, और सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और लाइक जितना ज्यादा आएगा हमें पढ़ाने में उतना मजा आएगा। तो आप सभी जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करें, और शुरू करते हैं आज का यह सेशन। 20 क्वेश्चन से पूरी एग्जाम्स हम लोगों को बनाना है। तो देखिए, अभी तक मैंने आप लोगों को सारे पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड पढ़ा चुका हूं, और इन ट्रेंड से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लेंगे इन्हीं ग्रुप से और इन आवर्तों में पढ़ने वाले कुछ तत्वों को और इनके कैटेगरी को, और इन तत्वों के बारे में कितना क्या महत्वपूर्ण आ सकता है। तो आज की क्लास आप सभी के लिए वही होने वाली है। पहला प्रश्न आप सभी को देख पा रहे हो आप कि सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है। क्वेश्चन बड़ा आसान है, पर कई बार ये ऐसे प्रश्न भी एग्जाम्स में आते हैं और ये पूछे जाते हैं। काफी स्टूडेंट इनमें कंफ्यूजन बना रहता है। सोने को अगर हम लोग देखें तो सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होगा। तो सोना आप लोगों को पता होगा कि तत्वों के नामकरण में जब भी नोमेनक्लेचर किया जाता है, 2 प्रकार की विधियों को, 2 प्रकार की लैंग्वेज को यहां पर इस्तेमाल करते हैं। एक होती है लैटिन और एक होती है अंग्रेजी। आप सभी को ध्यान रखना है कि इंग्लिश और लैटिन में जैसे हम लोग आयोडीन लिखते हैं तो आयोडीन को हम लोगों ने आई लिखा, आयोडीन को आई लिखा। वही अगर हम लोग आयरन को डिस्कस करें तो क्या आयरन का संकेत भी आई आएगा? नहीं, आई नहीं होगा, यह होगा Fe। क्योंकि आयोडीन को आई अगर दे दिया गया है तो आयरन को आई नहीं दे सकते, आइडेंटिफिकेशन में काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए हमने आयरन का जो नाम है वो लैटिन भाषा में रख दिया, और इसका नाम होता है फेरम। क्या होता है? फेरम। आयरन को लैटिन लैंग्वेज में कहा जाता है, इसलिए इस फेरम का Fe हम लोगों ने फर्स्ट 2 लेटर यहां पर यूज किए, और इसी को हम लोगों ने फेरम बोल दिया। आप सभी को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि लैटिन लैंग्वेज में अगर हम लोग सोने की बात करते हैं, सोना, इस सोने को क्या कहा जाता है। तो लैटिन भाषा में सोने
सोने को ओरम के नाम से जाना जाता है और इसी ओरम से एयू जो फर्स्ट 2 लेटर होते हैं हम लोगों ने यहां से गेन किए, तो इसलिए सोने का जो संकेत हो जाता है वो हो जाता है एयू। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा चांदी, अब चांदी को हम सिल्वर के नाम से जानते हैं, तो एस से इसका कुछ सिंबल आना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होगा क्योंकि चांदी को लैटिन भाषा में अर्जेंटम के नाम से जाना जाता है और इसी अर्जेंटम की वजह से इसे एजी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर कई प्रकार की धातुएं हैं जिनका जो नाम होता है वो अंग्रेजी के लेटरों से शुरू नहीं होता है, वही उन्हें हम लोग लैटिन लैंग्वेज के जो लेटर होते हैं उन्हीं से हम लोग इनको स्टार्ट करते हैं। तो उसी प्रकार सोना जो होता है, सोने का फार्मूला यहां पर हो जाएगा, संकेत हो जाएगा एयू। यहाँ एजी किसका संकेत है? चांदी का संकेत है। सीयू कॉपर का संकेत है। वही एचजी या हाइड्रोजियम की बात करें तो हाइड्रोजियम होता है पारा का। पारा यानी कि आप लोगों को ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर इसका 80 होगा, या मरकरी से हम लोग बोल सकते हैं, तो मरकरी का फार्मूला हो जाएगा Hg। आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न ये था। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फटाफट बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सभी प्रश्न आप लोगों को नोट्स में लिखना है। अभी आप लोग नोट्स बनाइए, जब एग्जाम्स आने वाले हैं, सभी एग्जाम्स आने वाले हैं, इन सभी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस इसी प्लेटफॉर्म से देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आज के सेशन का कि इनमें से धातुओं की विशिष्ट भौतिक गुण कौन सा है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, कि यहां से फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताना है। देखिए, धातुओं में फिजिकल और केमिकल 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, जिन्हें हम लोग बाहरी स्वरूप के आधार पर डिसाइड कर पाए कि बाहरी आकार या उसका रंग, रूप, आकार या ध्वनिकता, इन सभी को हम लोग उसका बाहरी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। वही केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होगा जब हम किसी से के साथ रिएक्ट करवाएं, या कोई धातु है उसके ऑक्साइड का निर्माण कर रही है, या उसके हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रही है, उसके हैलाइड का निर्माण कर रही है, तो इन सभी को हम लोग लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। यहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे भौतिक गुण की, तो विशिष्ट भौतिक गुण यहां पर हो जाने वाला है। हम लोग देखते हैं विद्युत धनात्मकता। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ रहे हैं विद्युत धनात्मकता। सभी धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, आप सभी को यह जानकारी होगी। और सुचालक होती है इसका मतलब है कि सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, क्योंकि आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कर देती है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के कारण सभी धातुओं को इलेक्ट्रोपॉजिटिव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेकंड टॉपिक देख लीजिएगा, यहां पर पूछा गया है आघात वर्धनीयता। और आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? तो इसे हम लोग मैलिएबल प्रॉपर्टी या मैलिएबिलिटी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। क्या होता है कि धातुओं को पीटकर क्या पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है? तो अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि जिन्हें पीटकर पतली शीट के रूप में या पतली चादर के रूप में ढाला जा सके, पतली चादर के रूप में बदला जा सके, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आघात वर्धनीयता का गुण भी कहते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ लेते हैं डक्टिलिटी क्या होता है, या फिर इसको हम लोग टेंसाइल प्रॉपर्टी कहते हैं, डक्टाइल प्रॉपर्टी कहते हैं, तन्यता का गुण। ये 2 गुण बहुत ज्यादा विशेष है और काफी महत्वपूर्ण गुण है, आघात वर्धनीय और तन्यता। एग्जाम्स में पूछे जा सकने वाले ये प्रॉपर्टी होते हैं। तन्यता का मतलब होगा, यहां हम लोग बोल सकते हैं धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना या बदलना, थिन वायर के रूप में बदलना तन्यता का गुण माना जाता है। यहां से 100% क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे। आघात वर्धनीयता यानी पीटकर पतली चादर के रूप में ढालना, तन्यता इसका मतलब हो जाएगा धातुओं को पतले तार के रूप में खींचना। तो यहाँ ये 2 गुण यहाँ एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो ये सभी गुण एग्जाम्स में धातुओं के भौतिक गुण से ही संदर्भ में रहते हैं, ये संबंधित गुण है। इसलिए हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर उपरोक्त सभी होने वाला है। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए गए वो सभी धातुओं के भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते अगले प्रश्न को। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आप सभी को है, आप सभी को पहले से आंसर सोच के भी रखना है, आप मेरा इंतजार ना करें, आप पहले से इन 4 ऑप्शन में से अपना आंसर अपने अंदर सोच ले, और मैं जब आंसर देता हूं तो आप अपने आंसर को मैच करें। और आज से एक विशेष काम जो आपको करना है कि 20 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको इसका भी जवाब देना है। आप लोगों को लिखना है, अगर आप लोगों के द्वारा 15 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो 15/20 आप लोगों को लिखना है, ताकि मैं आप लोगों का स्कोर भी जज कर पाऊं और हम उसमें सुधार कर पाए।
तो चलिए यहां पर अगर टॉपिक वाइज आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इनका थ्योरी भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, तो आप केवल हमारे साथ बने रहिए, बाकी सारी और पूरी कंप्लीट स्टडी आप लोगों की यहां पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए है कि इनमें से किस धातु को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है, जो इजीली कट हो सकती है, ऐसी कौन सी धातुएं होती है। देखिए धातु होते हुए चाकू से आसानी से कटना, तो ऐसा गुण जो होगा वो किस धातु में होगा, आप सभी ने पढ़ा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, सोडियम, पोटेशियम, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग यहां पर देखें सोडियम और पोटेशियम की परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु क्रमांक 19, अगर इन दोनों धातुओं को देखें तो ये दोनों धातुएं विद्यार्थीगण अति क्रियाशील धातु मानी जाती है। अति क्रियाशील धातु इसका मतलब होगा मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिविटी होती है। अगर हम लोग रिएक्टिव सीरीज को देखें, सक्रियता श्रेणी को देखें, तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये धातुएं सबसे टॉप पर आती है। ये इनका प्रमुख कारण होता है कि ये धातु स्वतंत्र अवस्था में न पाकर इन्हें किन्हीं स्थानों पर रखा जाता है या किसी लिक्विड में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये अपने यौगिकों का निर्माण तुरंत कर लेती है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये मोर रिएक्टिव मेटल होती है। और सक्रियता श्रेणी में पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, उसके बाद आता है सोडियम। तो अति क्रियाशील इन्हें कहां रखा जाता है, आप सभी को यह जानकारी होगी। इन्हें केरोसिन में या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इन्हें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल में इन्हें रखा जाता है। इसका वजह होता है कि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता और ये अपने ऑक्साइड का निर्माण नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि सोडियम और पोटेशियम का जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है। अगर हम इन्हें पानी के अंदर डुबोते हैं तो पानी पर ये तैरने वाली धातुएं मानी जाती है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोडियम एक लो डेंसिटी मेटल मानी जाती है और पोटेशियम को भी लो डेंसिटी मेटल भी हम लोग जानते हैं। सोडियम का आकार मटर के दाने के समान होता है। मटर के दाने के समान किस धातु का आकार होगा, सोडियम का आकार होगा। तो घनत्व इनका अत्यंत कम माना जाता है, इस बात को आप लोगों को समझना है। चलिए तो आगे मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं कि यहां और क्या आ सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये दोनों धातु ऐसी हैं जिन्हें हम लोग चाकू से आसानी से कट कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो चाकू से आसानी से काट सकने वाली जो धातु होगी उसका नाम हो जाएगा यहां पर सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर करेक्ट होना है, उपयुक्त दोनों, यानी यहां पर जो सोडियम पोटेशियम है ये दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाने हैं। चलिए देखिए सफलता की कहानी एक दिन में नहीं लिखी जाती मेरे दोस्त, इसके लिए आप सभी को तपना पड़ता है। जिस प्रकार सूरज को हम लोग देखते हैं, सूरज इतना तपने के बाद हम लोगों को प्रकाश देता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इस तप को लिया है वो व्यक्ति हमेशा सफल हुआ है। इसलिए आप अपने आप को परेशान करने से कभी मत डरना। और परेशान किस लिए, पढ़ाई के लिए। अपने आप को अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ाई और बुक के पास बैठाओ, और यही एक सच्चे और ईमानदार विद्यार्थी की पहचान होती है। क्योंकि सच्चा विद्यार्थी कभी भी पढ़ाई से डरता नहीं, कभी भी वो कांपता नहीं। उसने अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को जो त्याग दे उसका नाम विद्यार्थी होता है। क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं विद्यार्थी के जीवन में बिल्कुल भी महत्व नहीं रखती, क्योंकि वो सुख सुविधाओं से परे व्यक्ति होता है। उसे पता है कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त इस बात का आपको ध्यान रखना है, इतनी मेहनत करे कि आप लोगों को किस्मत भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई अब तो देना पड़ेगा, अब इसकी बारी आ गई है। तो आप लोगों को मेहनत करते रहना है, आप फल की चिंता ना करें। रिजल्ट एक दिन जरूर मिलना है, पर ये पॉजिटिव आप लोगों की मेहनत होनी चाहिए। बस आप लोग नोट्स बढ़िया बनाते चले और मेरे साथ इस सेशन को अच्छे से एंजॉय करें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के लिए। पूछा गया है कि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कैसा ऑक्साइड बनाएगी। यह ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। देखिए यहां पर पूछा गया है कि अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखें या धातु अधातु के केमिकल प्रॉपर्टी को देखें, आप सभी को मैं एक जानकारी देना चाहूंगा कि यहां मेटल होगी, एक मेटल होती है और एक यहां पर हम नॉन मेटल को ले लेते हैं। मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु।
अगर हम लोग धातुओं के ऑक्साइड को देखें, धातुओं के ऑक्साइड की बात करें तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? आप सभी ने NaOH को देखा होगा। अगर हम लोग देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, यहां पर हम लोग KOH को भी देख सकते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप सभी कहीं ना कहीं यहां पर किसी मेटल को पाओगे और ये सभी एक प्रबल क्षार माने जाते हैं, यानी कि ये बेस माने जाते हैं। इसका मतलब तो ये होता है कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, बेस नेचर के होंगे। वही अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो आप HCl का नाम सुन लीजिए, आपने H2SO4 का नाम सुना होगा। इनमें जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एक नॉन मेटेलिक कंपाउंड होते हैं या नॉन मेटेलिक एलिमेंट यहां पर मिलेंगे। तो जितनी भी अधातुएं होती हैं वो अधातुएं क्या बनाती है? अम्लीय प्रकृति के ऑक्साइड का निर्माण करती है और धातुएं क्षारीय प्रकृति के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो नॉन मेटल अम्लीय होगी, नॉन मेटल अम्लीय होगी। इसे हम लोग कैसे याद रखें? तो हम लोग लिखते हैं अधातु, और अधातु का फर्स्ट लेटर अ है और इस अ को अम्ल के साथ आप रिलेट कर सकते हैं। वैसे आप लोग इतने मेहनत करते हैं तो आपको किसी शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए किसी भी कंटेंट को याद रखने के लिए। तो अधातु में अम्लीय होगा और धातुएं सारी ऑक्साइड या क्षारीय प्रकृति की मानी जाती है। इस बात को अपने नोट्स में आप अच्छे से लिख ले और अंडरलाइन करते चले। क्या होगा? तो अम्लीय अधातु पूछा है तो अधातु में जो नेचर होगा वो एसिडिक नेचर होगा, यानी कि अम्लीय प्रकृति की अधातुएं मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से यह बताइए कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क माना जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बॉक्साइड एक ऐसा क्वेश्चन माना जाता है डियर स्टूडेंट जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। कहीं ना कहीं इसे या तो मैच द करेक्ट पेयर में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी यहां से बन सकते हैं। तो बॉक्साइड आप सभी को जानकारी होगी कि यह एल्यूमिनियम का एक अयस्क माना जाता है। अगर हम लोग एल्यूमिनियम के अयस्कों की बात करें तो बॉक्साइड इसमें प्रमुख माना जाता है। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो Al2O3.2H2, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी रहेंगे। वही एक और वेरी इंपोर्टेंट मैं अयस्क आप लोगों से बताने वाला हूं, कोरेंडम, और इस कोरेंडम का फॉर्मूला होता है Al3, यहाँ Al2O3, इसी का फॉर्मूला हो जाएगा कोरेंडम का। आप लोगों ने यहाँ पर फेल्सपार का भी नाम सुना होगा, तो फेल्सपार भी इसका अयस्क होता है। वही अगर हम लोग एक और अयस्क की बात करें तो काओलिन, काफी बार एग्जाम में आया हुआ एक अयस्क है काओलिन। काओलिन किसका अयस्क माना जाता है? तो काओलिन एल्यूमिनियम धातु का अयस्क माना जाता है। मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिख दिया है। 4 अयस्कों की जानकारी मैंने आप लोगों को यहां पर दी है, आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आना चाहिए। चलिए, तो यहां हम लोग पूछेंगे कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए और सबसे पहले मुझे सोडियम के 2 अयस्कों के नाम लिखकर बताइए। आप सबसे पहले ये काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर सोडियम के 2 अयस्क जो आपको आते हैं, बिना सर्च किए सोडियम के 2 अयस्क आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर ये नहीं आते हैं तो आप इसे किसी भी सोर्स से लेकर लिख सकते हैं। आज के बाद आप सोडियम के अयस्कों को नहीं भूलोगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि यहां क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी एंड एल्यूमिनियम रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग। यहां पूछा गया कि पारा और एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या इनमें से क्या होना है। देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी को एटॉमिक नंबर सभी तत्वों के, धातुओं के और धातुओं के पता होना चाहिए। पारा कितने नंबर पर होता है? तो पारे का संकेत होता है Hg और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। वही अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम जो होता है 13 नंबर पर प्रेजेंट होता है। तो 80 और 30 इसका बिल्कुल सही जवाब होना है। 80 और 30 यानी ऑप्शन नंबर 80 और 13, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो 80 किसका होगा? पारा का होगा। वही अगर 79 देखे तो सोना का हो जाएगा, 78 देखे प्लेटिनम का हो जाएगा। तो इस तरीके के जो मोस्ट इंपोर्टेंट मेटल है, आप लोगों को इनके एटॉमिक नंबर अपने एक नोट्स में एक लिस्ट बनाइए और वहां पर लिख दीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में इन्हें टारगेट किया जा सकता है। तो 13, 80, 30 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच संयोग किया जाता है तो कौन सी गैस बनती है? देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है।
कितने स्टूडेंट्स ने ये पढ़ा है कि अमोनिया निर्माण करने के लिए हमें हेबर विधि का उपयोग किया जाना था। हेबर विधि, अब हेबर विधि में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया का निर्माण किया जाता है यानी अमोनिया यहाँ पर NH3 बनेगा। अगर हम इसे सही से बैलेंस करें तो यहाँ अमोनिया हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल आ जाते हैं और टोटल नंबर हमारे पास नाइट्रोजन का अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में बनेगा। तो यहां अगर हम लोग रेशियो देखें तो नाइट्रोजन का हम लोगों ने क्या किया, तो नाइट्रोजन का हम लोगों ने 1 मॉलिक्यूल यहां पर लिया है, 1 मॉलिक्यूल लिया है, तो इसलिए नाइट्रोजन का रेशियो हो जाएगा 1। वही हाइड्रोजन की बात करें तो रेशियो 3। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि हेबर विधि में, अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो किस अनुपात में रहता है, तो आप सभी के सामने इसका अनुपात लिखा गया है 1:3। चलिए, तो आपके होमवर्क की बारी यहां से, और एक काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहां से छोड़ के जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को यहां से बताना है कमेंट बॉक्स में और काफी अच्छे से इसका जवाब दे कि अमोनिया निर्माण की हेबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़कर अमोनिया का निर्माण किया जाता है, जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया। आपको इतना बताना है कि यहां एक उत्प्रेरक होता है जिसे हम लोग कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। उत्प्रेरक केमिस्ट्री में वे पदार्थ माने जाते हैं जिन्हें मैं अभी केमिकल रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु इनकी उपस्थिति मात्र से कोई रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होती है। इन्हें हम लोग कैटेलाइजर के नाम से जानते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो कैटेलाइजर होते हैं वो एंजाइम होते हैं। एंजाइम के द्वारा किसी प्रकार की कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं की जाती, परंतु एंजाइम की उपस्थिति में जितने भी जटिल पदार्थ होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर हम लोग कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक को देखेंगे। तो आपको बताना है कि अमोनिया के हेबर विधि में किस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से आज पूछा है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित में से कौन है। आप लोगों से बताना है कि यहाँ देखिए सेकंड टॉपिक आ चुका है और सेकंड टॉपिक है और शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड हो सकता है, थोड़ा सा अलग है। आपको बताना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनमें से कौन होगा। क्या इनमें से एक विशेष प्रकार की चमक होती है? क्या धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है? देखिए एक प्रश्न यहां से बनता है, लास्ट टाइम एनटीपीसी ग्रुप डी ने यहां से क्वेश्चन पूछे हैं धातुओं के उनके रंग नेचुरल कलर के आधार पर। जैसे आप लोगों ने चांदी का कलर देखा होगा, चांदी अगर हम लोग देखें तो सफेद चमकीली होती है, चांदी सफेद चमकीली धातु होती है। वैसे ही अलग अलग प्रकार की धातुएं और अधातुओं के कलर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, बिल्कुल सही बात होगी। वही ये दुर्बल क्षार विद्युत धनात्मक होते हैं, यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। और उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, यह भी सही होगा। और उपरोक्त सभी, तो यहां पर दिए गए सभी ऑप्शन में उपरोक्त सभी एग्जाम्पल बिल्कुल सही हो जाना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने देखा, काफी अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। हमेशा मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होगी, यानी इसे हम लोग कहते हैं फ्री स्टेज में मिलने वाली मेटल। फ्री स्टेट में मिलने वाली यहाँ मेटल कौन होगी? देखिए मुक्त अवस्था में वे धातुएं मिल सकती है जो यौगिकों का निर्माण नहीं करती, जो कंपाउंड्स नहीं बनाती है। जैसे हम लोग देखते हैं अगर हम सोडियम को मुक्त अवस्था में रखेंगे तो यह जल्दी से अपने यौगिकों का निर्माण करेगी। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि वायु के संपर्क में आने पर सोडियम आग लग जाती है, इसलिए इसे केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो आपको यहाँ उत्कृष्ट धातु को पहचानना है कौन होने वाली है। तो यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाने वाला है सोना। सोना हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है क्योंकि यह उत्कृष्ट धातुओं की श्रेणी में आता है। वैसे चांदी और कॉपर, चांदी को भी हम लोग ले सकते हैं, पर चांदी में सिल्वर सल्फाइड यानी सिल्वर सल्फाइड बनकर चांदी धूसर या ग्रे कलर की हो जाती है, काले रंग की हो जाती है। इस बात को आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सिलिकॉन इनमें से क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सिलिकॉन इनमें से आप क्या मानते हो, क्या एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है? सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? तो सेमीकंडक्टर का मतलब मैं आपको बता देता हूं। सेमीकंडक्टर का मतलब होगा कि इसे हम लोग क्या अर्धचालक धातु के नाम से जान सकते हैं।
क्या यह एक प्रकार की अर्धचालक धातु होगी? देखिए सामान्यतः जो चालक धातु होती है वो सामान्य तापमान पर विद्युत और उष्मा की सुचालक मानी जाती है। पर जब भी एग्जाम में सेमीकंडक्टर पूछा जाए, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब तक सेमीकंडक्टर वायर का तापमान नहीं बढ़ाया जाता या तापमान बढ़ाने पर, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये तापमान जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या तापमान बढ़ाने पर यह विद्युत के सुचालक माने जाते हैं, विद्युत के सुचालक या चालक माने जाते हैं। आप लोगों को ध्यान से समझना है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहां पर ये गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, सामान्य तापमान पर ये विद्युत धारा का संवहन नहीं कर सकते। तो आगे हम लोग देखेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मेटल होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन आप लोगों को ध्यान रखना है, सोलर पैनल जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने की एक युक्ति होती है, इसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन वैली के बारे में भी आपको पता होगा कि ये बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है और ये ध्यान से समझना है। तो सेमीकंडक्टर वायर या फिर इसे अर्धचालक धातु के नाम से भी हम लोग जानते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, जब कोई पदार्थ किसी प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को खो देता है तो इससे क्या कहा जाएगा या इससे क्या होगा? यानी हम पढ़ लेते हैं, व्हेन अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड। पूछा गया है कि जब यहाँ इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीजन को खो देता है तो इसे क्या कहा जाता है? क्या इसे हम लोग जंग लगना कहेंगे, क्या रिडक्शन कहेंगे, या कमी हो जाती है, क्या यह ऑक्सीडेशन होगा या संक्षारण और ऑक्सीकरण दोनों होगा? यहां पूछा गया है जब किसी इलेक्ट्रॉन का दान होता है, इलेक्ट्रॉन जब खो जाता है तो इस प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, या इसे हम लोग ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन है, इलेक्ट्रॉन का दान करना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप लोगों को यहां से इस प्रश्न को समझ में आया होगा। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं इस टॉपिक को स्पेशली पढ़ाने वाला हूं, आप लोगों को मैं अलग से ये टॉपिक के एमसीक्यूज करवाऊंगा, पर ये बहुत अच्छे लेवल पर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, आप लोगों को यहाँ पर बताना है कार्बन की संयोजकता क्या होने वाली है। तो इसका जवाब आप मुझे जल्दी से दीजिए। चलिए कार्बन को देख लेते हैं, कार्बन को समझ लेते हैं। कार्बन का संकेत अगर हम लोग देखें, इस क्वेश्चन को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। कार्बन का संकेत होता है C और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। अगर हम लोग कार्बन को देखें तो कार्बन की अगर हम वैलेंसी की बात करें तो कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2s2 और 2p2, यानी p ब्लॉक का ये एलिमेंट माना जाएगा और इसके p सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगर इसका हम लोग कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 2 और 2 और 2 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को आप लोगों को बिठाना है। तो आप 4 इलेक्ट्रॉन जब अरेंज करते हैं तो कार्बन के अंदर 4 संयोजकताएं उत्पन्न होती है। कार्बन की कितनी संयोजकता है? 4 संयोजकता। कार्बन किसी के साथ भी 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेता है। इस बात को आप लोगों को समझना है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? कार्बन की संयोजकता होगी ऑप्शन नंबर डी 4, इसका माना जाएगा। सभी तत्वों की संयोजकता आप लोगों को जरूर याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पूछा गया कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। देखिए अब थोड़े थोड़े क्वेश्चन धातु से भी पूछे जाने हैं और आप मुझे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि अगला टॉपिक मुझे क्या लेना है केमिस्ट्री में। आपकी डिमांड के आधार पर मुझे अगला टॉपिक पढ़ाना है। आप सभी अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम जो टॉपिक है हमारे बचे हुए, कमेंट बॉक्स में आज जरूर आपको कमेंट करना है कि अगला टॉपिक आप किस टॉपिक का जो एमसीक्यू है वो चाहते हैं टॉप 20 क्वेश्चन में लेकर आऊं। तो यहां पूछा गया है कि पीतल किसकी मिश्र धातु मानी जाएगी, हम लोग इसको समझ लेते हैं। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ, देखिए
दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट मैं आज आपको करवा देता हूं। कभी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है पीतल, और एक क्वेश्चन आ जाता है कांसा। पीतल और कांसा, अगर हम पीतल को देखें तो यह तांबा प्लस जिंक से मिलकर पीतल बनता है। वही अगर हम लोग तांबा और टीन मिला दें तो तांबा और टीन में क्या होगा, कॉपर और टीन। सॉरी माफी चाहूंगा, यहाँ पर CN लिख दिया मैंने, कॉपर लिख दीजिएगा इसे, आपको कॉपर यहाँ पर कर दीजिएगा कॉपर। तो कॉपर और टीन से मिलकर बनेगा कांसा, और कॉपर और जिंक से मिलकर बनेगा पीतल। तो हम लोग देख लेते हैं दोनों धातुएं जो एलॉय है, मिश्र धातुएं, जो धातुओं का मिश्रण होता है उनसे मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो पीतल बना है तांबा और जस्ते से, और वही कांसा बना है कॉपर और टीन से। जैसे कांसा जैसे आप लोग मेडल के रूप में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और पीतल जिसके बर्तन भी बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पीतल यहाँ पर क्या दिया है, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक पूछा गया, जस्ता और तांबा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने देख लीजिएगा। पूछा गया विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु है, यानी इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ। आपने फ्यूज तार का उपयोग पढ़ा होगा। फ्यूज तार जो हम लोग हमारे घरेलू उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज तार का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी एग्जाम में फ्यूज तार आपसे पूछा जाता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ्यूज तार दो धातुओं का मिश्रण होता है, जिसमें लेड और टीन एग्जाम्स में पूछा जाता है। लेड जिसे हम लोग शीशे के नाम से भी जानते हैं, इसका फार्मूला होता है Pb, और टीन जिसे हम लोग Sn कहते हैं। जल्दी से आप सभी को Pb लेड का एटॉमिक नंबर और टीन का एटॉमिक नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछे जा रहे हैं आप सभी को ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब देना होता है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। फ्यूज तार यहाँ पर आ जाएगा लेड और टीन। आप लोगों को लेड और टीन लगाना है, टीन और सीसा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाना है। तो हम लोगों ने अभी तक 3 मेटल पढ़ी। पीतल जिसको हम लोगों ने तांबा और जिंक से बनाया, कांसा जिसे हम लोगों ने तांबा और टीन से बनाया, फ्यूज तार जिसे हम लोगों ने लेड और टीन से निर्माण किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन 15 है, अक्रियाशील गैस का नाम आपको यहाँ पर बताना है। द नेम ऑफ द अनरिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव गैस इज। यहाँ पर नॉन रिएक्टिव गैस के बारे में पूछा गया है, तो बताइएगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉन रिएक्टिव है, हाइड्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव है, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है नॉन रिएक्टिव गैस को पहचानने का, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्डिंग हाइड्रोजन, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इन सभी में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होता है। वही नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्डिंग। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में देखें तो डबल बॉन्डिंग पाया जाता है। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बंध की संख्या ज्यादा है तो इन बंध को टूटने में टाइम लगता है, और ये इतनी ज्यादा जल्दी रिएक्टिव नहीं कर पाती। इसका मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन गैस ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण नॉन रिएक्टिव गैस के नाम से जानी जाती है। क्या आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का प्रयोग हम चिप्स के पैकेट में भी करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को एक प्रिजर्वेटिव गैस के रूप में माना जाता है। प्रिजर्वेटिव गैस एक प्रतिरक्षी गैस जो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचा सकती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी इसके अंदर पाया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव यानी कि ये नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ ये क्रिया नहीं करती, इसलिए क्योंकि इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में त्रिबंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 16 को समझ लेते हैं कि तरल अवस्था में पाए जाने वाली अधातु इनमें से कौन है, यानी कि लिक्विड नॉन मेटल के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो लिक्विड नॉन मेटल अगर हम देखें तो क्या ब्रोमीन होगा, नाइट्रोजन होगा, अधातु एक अधातु तत्व होगा, या क्या क्लोरीन होगा। तो आप सभी को यह क्वेश्चन पता है कि ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35 यह एक प्रकार की लिक्विड अवस्था में पाए जाने वाली नॉन मेटल मानी जाती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए द्रव धातु, तो द्रव धातु यानी लिक्विड मेटल कौन हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में आता है लिक्विड मेटल का, तो लिक्विड मेटल का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका नाम है पारा, Ag, परमाणु क्रमांक होगा 80। अगर लिक्विड नॉन मेटल आपसे पूछा जाए तो लिक्विड नॉन मेटल की बात अगर हम लोग करें तो लिक्विड नॉन मेटल में हम लोग Br या ब्रोमीन को लेते हैं,
और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 35। देखिए एटॉमिक नंबर जब भी आप एलिमेंट को पढ़ते हैं तो एक आदत डाल लीजिए, एटॉमिक नंबर भी साथ में हम लोग उनके देख लें, ताकि हम बार बार पढ़ेंगे और बार बार पढ़ने से हम लोगों को यह आदत हो जाएगी और हम इन्हें अच्छे से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 16 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने, इनमें से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? Which of the following is not a noble gas या इनर्ट गैस? तो इनर्ट गैसेस के नेम आपको पता है कि परमाणु आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 18 होता है और ग्रुप नंबर 18 में हम सभी इनर्ट गैसेस को लेते हैं जो नॉन रिएक्टिव होती हैं। क्या हाइड्रोजन उसके अंदर शामिल है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग होने वाला है। वही हीलियम, नियॉन और आर्गन, सभी के आपको एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन 1 पर होता है, हीलियम यहाँ पर 2 पर होता है, वही नियॉन 10 पर होता है और आर्गन यहाँ पर 18 पर होता है। इस बात को आप लोगों को समझना है। तो हाइड्रोजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होना है। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। हवा में किसके कारण चांदी का संचारण होता है? कि हवा में ऐसा क्या यौगिक रहता है जिसकी वजह से सिल्वर जो है वो क्या हो जाती है, करेक्टेड हो जाती है, यानी कि कोरोजन के अंदर ये आ जाएगी या फिर ये संक्षारित हो जाएगी, नष्ट होने के कगार पर आ जाती है, अपनी यौगिक बना लेती है। सारी बातें एक जैसी मानी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग चांदी की बात करें तो चांदी लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती है। तो यह एक विशेष प्रकार की गैस जिसका मैं नाम आपको बताने वाला हूं, इसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इसका फार्मूला अगर हम लोग देखें तो H2S गैस, H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। इस गैस के बारे में एग्जाम ने पूछा था कि किस गैस में सड़े अंडे की गंध होती है। सड़े अंडे की गंध होती है तो इस गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े अंडे की गंध पाई जाती है। इस बात को आप लोगों को समझ लेना है। तो चांदी इसी गैस से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है। तो यहां तो आपसे केवल गैस का नाम पूछा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए तो अब हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 क्वेश्चन समझ लीजिए। इस प्रकार के पैटर्न पर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। आपको बताना है कि यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर आपको दिया गया है, बताइएगा। तो क्या हेमेटाइड, यहाँ देखो हेमेटाइड वगैरह ये सब अयस्कों के नाम होते हैं, मेटेलिक ओर्स होते हैं जिनसे मेटल को ऑब्टेन किया जा सकता है आफ्टर प्यूरिफिकेशन। अगर हम लोग देखिए हेमेटाइड क्या लोहे का अयस्क होता है, तो बिल्कुल सही जानकारी है, क्योंकि हेमेटाइड Fe2O3 और हेमेटाइड जो होता है यह आयरन का एक अयस्क होता है। क्या पिंच ब्लेड तांबे का अयस्क होता है? तो डियर स्टूडेंट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पिंच ब्लेड तांबे का अयस्क नहीं है। हेमेटाइड का फार्मूला अगर हम लोग देखें तो Fe2O3, इसमें आयरन मिलेगा। पिंच ब्लेड देखें तो U3O8 और आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि U3 यानी यहाँ पर मिलेगा यूरेनियम। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, तो आपको बताना है एक रेडियो एक्टिव मेटल जिसका नाम है यूरेनियम, यूरेनियम का यह अयस्क माना जाता है। मोनोजॉइड रेत और मोनोजॉइड रेत थोरियम, थोरियम Th जिसका एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए 90। वही यूरेनियम का हम लोग देखें तो 92 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो यह 26 होता है। तो इस तरीके से हर बार आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए ताकि ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। पिंच ब्लेड जिसका फार्मूला आप लोगों को U3O8 बताना है, यह एक प्रकार का यूरेनियम का अयस्क माना जाता है। तो कितने यहाँ जोड़ा गलत है? तो जोड़ा यहाँ पर सेकंड वाला गलत होगा, केवल दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप लोगों को लगाना है। इस प्रकार से इसके ऑप्शन को डिजाइन किया जा सकता है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो आज के सेशन का हम लोग अंतिम प्रश्न, और ये अंतिम प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के लिए दे रहा हूं। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी को मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि काफी मेहनत लगती है यहाँ तक इस सेशन को बनाने में और आपके पास एक्सप्रेस करने में। और इस मेहनत के लिए मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सेशन को जितने ज्यादा शेयर कर सको आपको शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को लाइक करना है, क्योंकि जितने आप लोग वीडियोस देखते हो उतने ज्यादा व्यूज नहीं करते। यानी कि देखा जाए तो लाइक भी आप लोग कम प्रेस कर पाते हो, और लाइक नहीं होगा तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो आप सभी
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का अंतिम प्रश्न है जो आप सभी के लिए यहाँ पर होना है। क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील मानी जाती है, यानी कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से यहाँ पर पूछा गया है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील। तो यहाँ पर क्या पोटेशियम इसका सही जवाब होगा, कैल्शियम, सोडियम या फिर जिंक या जस्ता। तो यहाँ चारों ऑप्शन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो इस सेशन के एंड में मैंने आपको एक होमवर्क प्रश्न दे दिया है, अधिक से अधिक आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपको जल्दी से आज मुझे कमेंट करना है कि अगला टॉपिक मुझे किस टॉपिक से लेकर एमसीक्यूज लेके आना है। तो आपकी डिमांड के आधार पर मैं अगला सेशन आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई आप लोगों की चल रही, यही मुझे उम्मीद है। और इस बार रेलवे पार या इस बार आपकी एग्जाम्स पार होना है, इसी मकसद से हम लोगों को पढ़ना है। और एक आदत बना लीजिए सुबह उठने की, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सुबह उठना चाहा है, जिसने सुबह उठकर वर्क किया है, वो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे गया है। आपको सुबह थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी कुछ दिनों तक, पर उठने की कोशिश जरूर कीजिए। और सुबह आपको 2 घंटे 3 घंटे जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि सुबह अगर आप लोग पढ़ाई करने की आदत आपकी डल जाती है तो यकीन मानना जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आप पाओगे, और ये बदलाव आपको बहुत आगे लेके जाएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल।